एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए फ्रेंड्स, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 46 से लेकर के सेक्शन नंबर 57। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 46 की। ये बात करता है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की। तो नेशनल से भी आपको कहीं ना कहीं समझ आ ही रहा होगा, जब जो डिस्प्यूट का मैटर है वो नेशनल लेवल पर चला जाए। नेशनल लेवल मतलब आप ही मुझे बताना, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि एक इंडस्ट्री में डिस्प्यूट अराइज हुआ है जो कि पंजाब में है, एंड पंजाब की वो जो एक इंडस्ट्री है, बस उसका डिस्प्यूट का जो असर है वो सिर्फ उसी इंडस्ट्री में है, तो क्या हम इसको नेशनल इंडस्ट्रियल का डिस्प्यूट बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे कि ये जो डिस्प्यूट है वो नेशनल लेवल पर असर कर रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक इंडस्ट्री है, उसके अलग अलग ब्रांचेस है, मान के चलिए ब्रांच पंजाब में भी है, चेन्नई में भी है, पुणे में भी है, दिल्ली में भी है, अलग अलग जगह है, तो वो डिस्प्यूट का असर अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है। तो क्या अब हम यहाँ बोलेंगे कि ये नेशनल लेवल पे डिस्प्यूट चला गया है? यस। तो इसी के लिए ही नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो होती है वो बनाई जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट सबसेक्शन बोलता है कि इस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर्स होंगे। इसमें 2 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक मेंबर होगा जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल मेंबर देखो, जुडिशियल जे से होता है और जज भी जे से होता है, तो आप याद रख लेना जुडिशियल मेंबर होता है जो जज टाइप का मेंबर हो। ठीक, एक तो जुडिशियल मेंबर होगा, दूसरा इसमें होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट बोलता है कि देखो, ये तो हम समझ गए ना कि इसमें 2 मेंबर्स होंगे इस ट्रिब्यूनल में, एक जुडिशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई भी जुडिशियल मेंबर बन सकता है या कोई भी पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बन सकता है? नहीं, उनकी कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस तो होंगी ना। अब हम वो समझेंगे। तो थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो जुडिशियल मेंबर है ट्रिब्यूनल में, जुडिशियल मेंबर कहते वही बन सकता है जो हाई कोर्ट का जज या तो रह चुका हो या अभी हो। मतलब अगर एक पर्सन या तो हाई कोर्ट का जज रह चुका है या अभी भी है, तो वो पर्सन नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर बन सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इस ट्रिब्यूनल में कौन बन सकता है। तो यहाँ कहते सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो पर्सन जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो रह चुका हो या वो है, तो वो पर्सन जुडिशियल मेंबर तो वो पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बन सकता है। या फिर उसके पास इसके जैसा ही इक्विवेलेंट रैंक हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। एंड कहते कि उस बंदे के पास लेबर के रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं ना, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्या समझे आप, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इस ट्रिब्यूनल में कौन बन सकता है? वो पर्सन जो या तो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुका है या फिर इक्विवेलेंट रैंक हो उसके पास सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, एंड उस पर्सन के पास लेबर रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये पॉइंट भी क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि ट्रिब्यूनल का हेड जो है वो कौन होगा। मतलब यहाँ पे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको मान के चलेंगे? जुडिशियल मेंबर को। मैंने आपको पहले भी बताया कि जे से जुडिशियल होता है, जे से जज होता है, तो याद रख लेना कि जुडिशियल मेंबर ही जज टाइप का पर्सन होता है, वही यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, मतलब वही इस ट्रिब्यूनल का हेड होता है। कौन? जुडिशियल मेंबर। ये पॉइंट भूलेगा तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट अब बोलता है कि ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे, ये सब किस हिसाब से होगा? तो कहते ये सब जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड होती है ना चीजें, उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। क्लियर? वहीं अब इसका लास्ट पॉइंट बोलता है, अगर मान लो इस ट्रिब्यूनल में और भी ऑफिस स्टाफ की या ऑफिसर्स की जरूरत है, तो क्या उसको अपॉइंट किया जा सकता है? यस। लेकिन कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये सारे पॉइंट्स क्लियर? आई होप आपको सेक्शन नंबर 46 क्लियर हो गया। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 47।
फ्रेंड्स ये जो सेक्शन है ना बड़े ध्यान से समझना। इसमें पहले मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगी, उसके बाद उसको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ भी हम समझेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि सेक्शन 47 क्या कहता है। फ्रेंड्स यूजुअली हम जानते हैं अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है एंड वो किसी भी ट्रिब्यूनल में या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास वो मैटर जाता है, तो ऐसे केस में उस ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स होते हैं उनके म्यूचुअल अग्रीमेंट से ही जो डिसीजन निकल के आता है वही फाइनल माना जाता है, राइट। लेकिन सोचो अगर वो जो ट्रिब्यूनल है उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो आपस में डिसएग्री कर जाए, तो अब डिसएग्री कर गए तो क्या एक जब आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट उनका बना ही नहीं है, वो आपस में सब अग्री हुए ही नहीं है, तो क्या कोई फाइनल डिसीजन निकल कर आ सकता है? नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो फिर कहते अगर जो वो मेंबर्स हैं ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के, तो उस केस में अगर मेंबर्स डिसएग्री कर जाते हैं तो वो ना रिटर्न में वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि वो कौन कौन से बातें हैं या वो कौन कौन सी ऐसी बात उनको है लगती है जो जिसके ऊपर वो डिसएग्री कर रहे हैं। तो वो सारे पॉइंट्स वो रिटर्न में लिखेंगे और जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होंगी ना उसको वो रेफर कर देंगे कि ऐसे करके एक डिस्प्यूट आया था और ये कुछ बातें हैं जिन पर हम मेंबर्स के आपस में बन नहीं रही है, तो वो रिटर्न में वो सारे पॉइंट्स लिख देंगे और फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रेफर कर देंगे। चलो अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है फ्रेंड्स फिर वो किसी दूसरे ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जुडिशियल मेंबर को अपॉइंट करेगी। अब वो जुडिशियल मेंबर क्या करेगा? वो जो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं वही वाले पॉइंट्स जो उन्होंने रिटर्न में लिख के दिए थे कि ये वाले पॉइंट्स में हमारी आपस में नहीं बन रही है, तो वो वाले जो पॉइंट्स है ना वो फिर जो जुडिशियल मेंबर को जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है किसी दूसरी वाली ट्रिब्यूनल के, वो जुडिशियल मेंबर सिर्फ वही वाले पॉइंट्स को ही सुनेगा। क्लियर? और फिर उसके बाद अब जो मेजॉरिटी में ओपिनियन निकल कर आएगा उसी को ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू पर फिर से ध्यान से सुन लो सो दैट आपको एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ बोला गया कि एक मान लो ट्रिब्यूनल थी, उसमें एक केस चल रहा है, ठीक, डिस्प्यूट के रिलेटेड, एंड कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे मेंबर्स आपस में अग्री नहीं कर रहे हैं, तो मेंबर्स ने जिन पॉइंट्स को लेकर के आपस में नहीं उनकी बन रही थी वो पॉइंट्स लिखे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रेफर कर दिए। ठीक, फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किसी और ट्रिब्यूनल के क्या करा, जुडिशियल मेंबर को अपॉइंट करा। अब वो जुडिशियल मेंबर क्या कर रहा है, जो वो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स ऊपर वाले मेंबर्स ने लिख के भेजे थे वो सिर्फ उन्हीं वाले पॉइंट्स को ही सुनेगा। ठीक, अब मेजॉरिटी में जो ओपिनियन निकल के आएगा उसी को ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। आई होप आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई ना। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। मान लीजिए एक ये XYZ इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में ना सैलरी को इंक्रीज करने के रिलेटेड डिस्प्यूट छिड़ गया है। ये यहाँ पर एम्प्लॉयज बोलते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी इंक्रीज करो। तो अब यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट अराइज हुआ वो डिस्प्यूट चला गया ट्राइब्यूनल के पास। कहाँ चला गया? ट्राइब्यूनल के पास। अब मुझे आप लोग बताइए ट्राइब्यूनल में कितने मेंबर्स हैं? यस, उसमें 2 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? एक जुडिशियल मेंबर एंड दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। ठीक है, 2 मेंबर्स हैं, एक जुडिशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। अब यही दोनों ही डिसीजन लेंगे ना कि सैलरी जो है वो कितने % इंक्रीज करनी चाहिए, राइट? ठीक है, अब सपोज करो जुडिशियल मेंबर बोल रहा है 15%, 15% सैलरी इंक्रीज कर दी जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बोल रहा है 10%, 10% इंक्रीज की जाए। मुझे बताओ क्या दोनों की आपस में यहाँ सहमति हो रही है? नो। क्या म्यूचुअली एग्रीमेंट हो रहा है इनका? कोई नो। क्यों? एक 15% और एक 10% बोल रहा है। आप मुझे बताइए यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसका मैटर क्या है? सैलरी हाइक, कि सैलरी हाइक के परसेंटेज पर आपस में यहाँ पर दोनों में मतलब नहीं बन रही है। देखो दोनों चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी एंड जुडिशियल भी, कि सैलरी इंक्रीज कर दी जाए। मन मुटाव कहाँ पे आ गया? मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ पर आ गया? सैलरी हाइक के परसेंटेज के ऊपर।
तो ये जो परसेंटेज के ऊपर वाला मतलब इनके बीच में अग्रीमेंट हो गया है ना, जो डिसअग्री कर रहे हैं, ये पॉइंट अब ये लोग रिटर्न में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रेफर करेंगे। आई रिपीट, डिस्प्यूट क्या था मुझे बताओ? सैलरी इंक्रीज करने का। ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर्स हैं, दोनों कह रहे हैं ठीक है सैलरी इंक्रीज कर दी जाए, लेकिन एक 15% बोल रहा है और एक 10% बोल रहा है। दैट मीन्स जो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है दोनों मेंबर्स में, वो किस पॉइंट को लेकर के है? यस, सैलरी हाइक के परसेंटेज को लेकर के कि कितनी इंक्रीज करनी है सैलरी। तो ये पॉइंट जो है अब ये रिटर्न में लिखेंगे और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेज देंगे। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी और ट्रिब्यूनल के अनदर जुडिशियल मेंबर को अपॉइंट कर देगी। अब देखो फ्रेंड्स, अब मेजॉरिटी देखी जाएगी। जल्दी से मुझे बता दो, जो ऑलरेडी पुराना वाला पहला वाला जुडिशियल मेंबर था वो कितने परसेंट इंक्रीज करने की बात कर रहा था? 15। वो कहता 15%। मान लो ये जो अब न्यू जुडिशियल मेंबर गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है वो भी कहता है 15। एडमिनिस्ट्रेटिव कितना बोल रहा था? 10। पुराना जुडिशियल मेंबर बोला 15%, नया जुडिशियल मेंबर बोला 15%, अकेला एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बोल रहा है 10%। मुझे बताओ कि यहाँ पर मेजॉरिटी का ओपिनियन क्या है? यस, 15%। दैट मीन्स फाइनल डिसीजन क्या हुआ? यस, 15%। हाँ, अगर मान लो, अब भी मुझे आप ही लोग बताओगे, मान लीजिए पुराना जुडिशियल मेंबर बोलता है 15%, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बोलता है 10%, न्यू जुडिशियल मेंबर भी बोलता है 10%। बताइए अब मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है? 10%। तो ऐसे केस में फिर फाइनल डिसीजन क्या होता? 10%। सो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको सेक्शन 47 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया ना? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 48। अब ना हमें यहाँ पर ये सेक्शन 48 पता क्या बताता है? कहते हैं वो कौन पर्सन है जो कि ट्रिब्यूनल का मेंबर नहीं बन सकता है, या अगर है भी तो कंटिन्यू नहीं कर सकता है। कौन है ऐसा पर्सन? आपको क्या लगता है? फ्रेंड्स मुझे एक बात बताना, अगर मान लो एक XYZ इंडस्ट्री है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं उस इंडस्ट्री की HR डिपार्टमेंट की हेड हूँ, ठीक? HR डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है ना, मैं वहां की हेड हूँ। अच्छा, मतलब एक इंडस्ट्री की मैं हेड हूँ उस वहां के डिपार्टमेंट की। अब मैं ट्रिब्यूनल में मेंबर बनना चाहती हूँ और उसी XYZ इंडस्ट्री का ही मान लो मैटर भी ट्रिब्यूनल में जा रहा है। आपको लगता है कि मैं उस ट्रिब्यूनल की मेंबर बन सकती हूँ? नो। व्हाई? यस, क्योंकि मेरा डायरेक्टली कनेक्शन है उस इंडस्ट्री के साथ। अगर कहते एक पर्सन अगर वो इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कनेक्टेड है ना, तो वो पर्सन ट्रिब्यूनल का मेंबर नहीं बन सकता है। सोचने वाली बात है यार। XYZ इंडस्ट्री के HR डिपार्टमेंट की अगर मैं हेड हूँ, हमारी इंडस्ट्री का मैटर जो है वो जा रहा है ट्रिब्यूनल के पास, मैं उसकी मेंबर हूँ, मैं तो यार एम्प्लॉयर्स की साइड का ही सोचूंगी ना। मैं क्यों ही भला सोचूंगी एम्प्लॉयज का? सोचना चाहिए, लेकिन अगर टेक्निकली सोचा जाए तो एम्प्लॉयर्स को तो ये लगता है कि हम ठीक है, तो नो डाउट अगर मैं वहां की मेंबर बन गई, मुझे ही डिसीजन लेना है, तो मैं तो अपने एम्प्लॉयर्स के हक में ही लूंगी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को लगता होता है कि हम ठीक है। समझ गए? इसीलिए अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, उसका इंडस्ट्रीज के साथ किसी भी तरह से कोई भी कनेक्शन है, तो वो पर्सन मेंबर नहीं बन सकता है। सेकंड पॉइंट, अगर वो जो पर्सन है उसकी एज जा चुकी है, अब एज जा चुकी से मतलब है 65 ईयर्स ऑफ, मतलब अपनी जिंदगी के उसने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर मान लीजिए इस वक्त मैं 75 ईयर्स की होती और मैं ट्रिब्यूनल की मेंबर बनना चाह रही हूँ, मैं नहीं बन सकती। या फिर मान लीजिए अब मैं मतलब ट्रिब्यूनल की मेंबर हूँ ऑलरेडी, लेकिन अब मैं 66 ईयर्स की हो गई हूँ, तो क्या मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी? नहीं। वाई? क्योंकि मैंने 65 ईयर्स ऑफ एज क्या है कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सेक्शन में बस यही 2 पॉइंट थे। नंबर 1, आप इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए, आपका इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के साथ कोई कनेक्शन ना हो। नंबर 2, आपने 65 ईयर्स ऑफ एज अगर कंप्लीट कर ली है तो आप मेंबर नहीं बन सकते हैं। क्लियर?
Good. Now let's talk about section number 49. फ्रेंड्स सेक्शन 49 में ना हमें कुछ पावर्स वगैरह बताई गई हैं, लाइक ये जो भी अथॉरिटीज हैं जैसे कि आर्बिट्रेटर, कॉन्सुलाइजेशन ऑफिसर, ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं इनके पास क्या पावर्स हैं, हम पहले वो समझते हैं। नंबर 1 प्रोसीजर, मतलब इन्होंने जो भी सारे काम करना है ना, जो डिस्प्यूट जो भी हैंडल करना है तो उसका क्या ही प्रोसीजर रहेगा ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो भी ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो इस कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रूल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोलता है कि इनके पास राइट होता है प्रेमिसेस, मतलब किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में एक रीजनेबल नोटिस दे करके वहां पे एंट्री करने का, जाने का। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो कि इन सबके पास पावर्स होती है कि ये किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जा सकते हैं। थर्ड, सिविल कोड जैसी पावर्स होती है इनके पास। सिविल कोड जैसी पावर का मतलब है ये कुछ भी एग्जामिन कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, किसी से शपथ दिलवा सकते हैं। ठीक है, अब ये सब पावर्स जानते हो ना कि कोर्ट के पास क्या पावर्स होती हैं, तो वो सारी पावर्स इनके पास भी रहती हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बोलता है कुछ एक्स्ट्रा पावर्स की, कंसुलाइजेशन ऑफिसर के रिलेटेड, कि जो कंसुलाइजेशन ऑफिसर है ना फ्रेंड्स जो भी अवार्ड दिया गया है, जो भी ऑर्डर दिया गया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को अगर वेरीफाई करना है तो कंसुलाइजेशन ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कब? अगर कोई भी जो अवार्ड दिया गया है, जो भी ऑर्डर दिया गया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को अगर वेरीफाई करना है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यहाँ पर लेबर कोड का ये अवार्ड था कि आपको आपके वर्कर्स के वर्किंग आवर्स को थोड़ा चेंज करना है, लाइक आप 9 घंटे कैसे ले रहे हो, 7 घंटे करो या 8 करो, ये मान लो अवार्ड दिया गया। अब ये देखना भी तो है कि इम्प्लीमेंट करा भी गया है कि नहीं। ठीक, तो इसका मतलब ये था। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे बोलता है कि ये लोग एक्सपर्ट्स को, असेसर्स को क्या है, अपॉइंट कर सकते हैं। जब हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सीरीज करी थी तब मैंने वहां पर आपको असेसर का मतलब बताया था। ए फॉर असेसर, ए फॉर एडवाइस, कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देने का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ट्रिब्यूनल में एक केस चल रहा है बोनस की कैलकुलेशन को लेकर के, लेकिन वो कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, या अकाउंट्स की जो भी वो कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मान लो बुलाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, वो जो सीए यहाँ आया है वो असेसर है, वो अपनी एडवाइस देगा, वो सिर्फ यहाँ पे हेल्प करेगा, कोई फाइनल डिसीजन नहीं देगा। तो इस तरह के एक्सपर्ट्स को या असेसर्स को बुलाया जा सकता है। इनके पास ये पावर होती है कि उस डिस्प्यूट को हैंडल करने के दौरान अगर कोई भी इनको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या किसी कैलकुलेशन के रिलेटेड या कोई भी एक्सपर्ट की जरूरत होती है तो ये उसको बुला सकते हैं, एंड उसका काम सिर्फ एडवाइस देने का, हेल्प करने का रहेगा। फाइनल डिसीजन तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल ही देती है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे 6 पॉइंट बोलता है पब्लिक सर्वेंट्स। आप सब जानते हो कि आईपीसी के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंगली ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं ये सबके सब पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे 7th पॉइंट की। ये ना फ्रेंड्स कोस्ट डिसीजन के रिलेटेड बात करता है। कोस्ट डिसीजन का मतलब है, मुझे एक बात बताओ, डिस्प्यूट चला है, अगर उसका ट्रायल कहीं भी चल रहा है, कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, 2 पार्टीज होती हैं, 2 ही पार्टीज के बीच में तो डिस्प्यूट होता है ना, तो वो जो भी कॉस्ट लगी है वो कौन भरेगा, वो कौन पे करेगा, किस कंडीशंस के साथ करेगा, कौन कितना पे करेगा, ये सब कुछ का डिसीजन कौन करेगा, ये सब कुछ डिसीजन जो है वो ट्रिब्यूनल ही करती है। लेकिन अगर मान लो जो भी कॉस्ट है, जिस भी चीज के रिलेटेड की कॉस्ट पे करनी थी दोनों में से किसी भी पार्टी को, अगर वो नहीं करते हैं तो लैंड रेवेन्यू कैरियर की तरह ही आप लोग जानते हैं, फिर उसकी तरह ही रिकवर करी जाती है वो अमाउंट। 8th पॉइंट बोलता है कि सीआरपीसी के जो सेक्शंस 344, 346, 348 है उनके तहत ये अथॉरिटीज को सिविल कोर्ट माना गया है, तो ये सेक्शंस याद रख लेना। 9th लास्ट पॉइंट इसका बोलता है कि ये जो भी अवार्ड देते हैं, अवार्ड का मतलब आप समझते हो कि कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर निकल के आता है उसको एग्जीक्यूट बिल्कुल सिविल कोर्ट की तरह ही किया जाता है। दैट मीन्स अगर कोई उसको पूरा नहीं करता है, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर को बोला गया था कि वर्कर्स को बोनस अलाउंस दिया जाए, एंड ये जो ऑर्डर आया था वो एम्प्लॉयर फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सिविल कोर्ट जैसे इनको भी पनिशमेंट मिलेगी। फिर समझ गए?
तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 50। फ्रेंड्स, सेक्शन 50 पता है किसके रिलेटेड बात करता है? अगर ना मान लो पिंकू है, पिंकू को डिसमिस कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब इस तरह के रिलेटेड एक सीन बन गया है, तो ऐसे केस में जो ट्रिब्यूनल्स हैं या जो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो गई, मतलब चलो पिंकू का एक इंडिविजुअल सीन है तो ट्रिब्यूनल का हो गया मान लो, या बहुत सारे एम्प्लॉयज को ऐसा करा जा रहा है अलग अलग ब्रांचेस में, तो ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का भी केस बन जाएगा। अभी हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल वर्कर की बात लेकर के चलते हैं, दैट इज पिंकू। मान लीजिए पिंकू जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, ये सेक्शन हमें बताता है। तो ऐसे केस में कहते हैं फिर वो जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसके लिए ट्रिब्यूनल जो है वो क्या ही रिलीफ देती है, वो क्या ही कर सकती है यहाँ पिंकू के लिए। नंबर 1 पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बात प्रूव हो जाए कि पिंकू को जो जॉब से निकाला गया है, वो उसकी जो उसको टर्मिनेट करा गया है वो गलत है, मतलब पिंकू का कोई कसूर नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको निकाला गया है, तो अब जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर दे सकती है कि ओ एम्प्लॉयर टॉमू, बिना बात के क्यों पिंकू को निकाला तुमने काम से, चलो अपने इस ऑर्डर को ही कैंसिल करो। या यहाँ पे बोल सकती है कोर्ट कि पिंकू को वापस बुलाओ, ट्रिब्यूनल को कह सकते चल वापस बुला पिंकू को काम पे। ठीक, एक बात हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में समझी थी। मान लीजिए जो, मैं फिर से वो एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए फ्रेंड्स जो टोमो एम्प्लॉयर है वो घर पर ना उसका झगड़ा हुआ, वो उसकी वाइफ के साथ बड़े गुस्से में था वो टोमो। अब उस क्या हुआ, वो लड़ झगड़ कर अपने कंपनी में आ गया है, एम्प्लॉयर आके बैठ गया। जब वो यहाँ पे आता है तो गुस्सा और बढ़ गया उसका कि अरे पिंकू अभी तक काम पे नहीं आया है। पिंकू सिर्फ 10 मिनट लेट था। 10 मिनट लेट आने पर टोमू जो एम्प्लॉयर है उसने पिंकू को बोला जा तू जॉब से चल। उसने मतलब इतना गुस्सा उसको आया हुआ था क्योंकि घर से लड़कर आया हुआ था यार, तो उसने पिंकू को ऊपर सारा गुस्सा निकालते हुए उसको जॉब से निकाल दिया। मुझे बताइए सिर्फ 10 मिनट्स लेट आने से कोई किसी को जॉब से निकालेगा? वो भी ऐसे एम्प्लॉय को जो हमेशा ऑलमोस्ट पंक्चुअल रहा है और अपना काम हमेशा ईमानदारी के साथ अच्छे से करता आ रहा है। नहीं ना, उसको ऐसे काम से तो नहीं निकालोगे। ओके, अब यहाँ पर जब मामला गया ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल को बोला गया कि पिंकू कहता मैं 10 मिनट लेट आया, एक बार मेरे को जॉब से निकाल दिया, मेरा क्या गलती है, ट्रैफिक था। तो फिर ट्रिब्यूनल यहाँ पर ना, अब ध्यान से सुनना, तो ट्रिब्यूनल यहाँ पर एम्प्लॉयर को ये बोल सकती है कि तू पिंकू को जॉब से मत निकाल, क्योंकि 10 मिनट लेट आने से जो आपका छोटा मोटा नुकसान हुआ है, एक काम कर पिंकू को फाइन लगा दे। मतलब यहाँ कोर्ट ऐसा बोल सकती है, ट्रिब्यूनल ऐसा बोल सकती है कि जॉब से निकालने के बजाय कोई और छोटी मोटी पनिशमेंट दे करके उसको काम पे दोबारा बुलाओ। समझे? तो ऐसा बोल सकती है ट्रिब्यूनल कि काम कर पिंकू को काम पे दोबारा बुला, मानते हैं 10 मिनट लेट आने से छोटा मोटा नुकसान हो गया है, फाइन लगा दे या उसका इंक्रीमेंट रोक दे एक बार का, ऐसा कुछ कर दे, लेकिन जॉब से निकालने जितना उसने गुनाह नहीं करा है तो काम पे दोबारा बुलाओ। ये पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बात करता है वो समझिए। अगर मान लीजिए जो पिंकू को काम से निकाला है एंड उसका मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया है एंड वो मैटर अभी चल ही रहा है, अभी तक फाइनल डिसीजन निकल के नहीं आया है। अब जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता कि पिंकू काम पे आएगा या नहीं आएगा, दैट मीन्स पिंकू अभी घर पे ही बैठा है, राइट? ऐसे केस में ट्रिब्यूनल अब यहाँ पे ये कहेगी कि टोमो एम्प्लॉयर जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक के लिए, अब जब तक पिंकू घर पे है उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाए, उसको टेम्पररी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, समझ गए? लेकिन इसमें भी एक बात है, यहाँ भी वो जो पिंकू है उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कोर्ट में कि हाँ जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है मैं सच्ची में अपने घर में ही बैठा हूँ, कहीं और काम करके पैसा नहीं कमा रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये बात प्रूव हो गई कि जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है तब तक एम्प्लॉय पिंकू कहीं और काम पे लग गया है और वहां से पैसा कमा रहा है, तो फिर ऐसे केस में उसको जो एम्प्लॉयर है ना उसको पिंकू को कोई भी सब्सिस्टेंस अलाउंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ ये सेक्शन सभी को अच्छे से? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 51। स्कूल में यार मान लीजिए आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है
उसमें आपका पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल ये सब पड़ा है। फिर आपको न्यू गिफ्ट मिला एक न्यू ज्योमेट्री बॉक्स। जैसे ही वो न्यू ज्योमेट्री बॉक्स आई, पुराने वाले ज्योमेट्री बॉक्स में से आपने अपने पेंसिल पेन सब निकाले और न्यू वाली में रख दिए। ऑटोमेटिकली वो इधर से उधर हो गए। यार ऐसा ही होगा ना? अब मुझे बताओ, अब न्यू लेबर कोड आने से जो पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था उसके तहत अगर कहते कोई लेबर कोर्ट में या फिर ट्राइब्यूनल में केस पेंडिंग है, तो क्या वो भी पुरानी ज्योमेट्री बॉक्स की तरह ऑटोमेटिकली न्यू ज्योमेट्री में आ जाएगा? मतलब कि कहते लेबर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल में कोई भी जो भी डिस्प्यूट था वो पेंडिंग है अभी, एंड वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत था। अब न्यू लेबर कोड आ जाने से वो ऑटोमेटिकली इधर ट्रांसफर हो जाएगा। समझे? सेम बात नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के केस में भी लागू होती है। अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, जो हम ऑलरेडी पिछले हमने सीरीज करी है, वो पुराने वाले एक्ट के तहत कोई केस पेंडिंग है, तो वो ऑटोमेटिकली अब न्यू वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। पहला सबसेक्शन क्लियर। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, अब वो समझिए। अब यहाँ पर वो अब जो भी ट्रिब्यूनल अब जो भी है वो उनके मेंबर्स पर डिपेंड करता है कि वो उस पेंडिंग केस को बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं या फिर वो जहां अधूरा रह गया था वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये तो आप मेंबर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये बहुत छोटा सा सेक्शन था। आई होप अच्छे से समझ आ गया ना? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 52। फ्रेंड्स सेक्शन 52 पता क्या कहता है? ऐसे सुनो, ये ना जो पिंकू है, मान लीजिए ये जो पिंकू है ना, ये लेबर कोड। फ्रेंड्स लेबर कोड का क्या था? प्रिसाइडिंग ऑफिसर था। हम जानते हैं ना, हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में समझा था कि लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, राइट? तो मान लीजिए ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर था। लेकिन पिंकू पूछ रहा है, यार अब तो न्यू लेबर कोड आ गया, अब मेरा क्या होगा कहता। तो अब पता क्या बोला गया है? पिंकू तो टेंशन मत ले, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, अब न्यू लेबर कोड के तहत तो ट्रिब्यूनल का जुडिशियल मेंबर बन जाएगा अगर फ्रेंड्स न्यू लेबर कोड के अकॉर्डिंगली ये क्वालिफाइड है तो। प्लस अब इसका जितना भी टेन्योर बाकी रह गया है उतने टेन्योर तक के लिए फिर ये न्यू लेबर कोड के अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूनल का जुडिशियल मेंबर बन पाएगा। समझ गए ना? तो मतलब कि कोई भी पर्सन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंगली लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का क्या था फ्रेंड्स? बोलो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर था। तो अब वो न्यू लेबर कोड के अकॉर्डिंगली अगर क्वालिफाइड है तो फिर वो न्यू लेबर कोड के अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का क्या बन जाएगा? वो जुडिशियल मेंबर बन जाएगा। लेकिन कितने समय के लिए? बस उतने ही समय के लिए जितना टेन्योर इसका रह गया है। जस्ट एग्जांपल ले लीजिए कि इसके 2 साल रिमेनिंग है बस, तो ये सिर्फ अब न्यू लेबर कोड के अकॉर्डिंगली 2 साल के लिए ही जुडिशियल मेंबर बनेगा। तो ये सेक्शन सभी को क्लियर? गुड। फ्रेंड्स इसी के साथ अब आपको स्क्रीन पर एक YouTube चैनल का नेम शो रहा होगा, तो आप इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको हीलिंग, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी। सो इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें एंड आपके नोन में जो भी है आपको लगता है कि उनको इन वीडियोस की जरूरत है तो उनके साथ भी ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 53। फ्रेंड्स सेक्शन 53 हमें ये पूछ रहा है कि जो कॉन्सलाइजेशन होती है ना, ये कब स्टार्ट होगी? फ्रेंड्स ये पता कब स्टार्ट होती है? अगर तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है या होने वाला है। नंबर 2, अगर सेक्शन 62 के तहत नोटिस दिया गया है तो इन दोनों ही केसेस में क्या है? कॉन्सलाइजेशन स्टार्ट हो सकती है। कौन कौन से बताओ जल्दी? यस, नंबर 1 अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या तो हो रहा है या होने वाला है, या फिर यस सेक्शन 62 के तहत नोटिस दिया गया है, तो इन दोनों ही सिनेरियोस में कॉन्सलाइजेशन स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट हमें ये बताता है कि फिर जो वो कॉन्सलाइजेशन ऑफिसर होता है वो क्या करेगा? फ्रेंड्स यहाँ पर वो जो ऑफिसर होता है ना, वो अब दोनों पार्टीज को बिठाएगा, उनके भी दोनों के पॉइंट्स सारी बातें सुनेगा
उनके बीच में एक फेयर सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगा कि दोनों के बीच में पार्टीज में आपस में सेटलमेंट हो जाए जिस भी बात को लेकर के इनके बीच में झगड़ा हुआ था। क्लियर? तो ये भी हुआ। अब थर्ड पॉइंट बोलता है अगर मान लीजिए कामयाब हो गया कॉन्सुलेशन ऑफिसर इनके बीच में सेटलमेंट करवाने से, तो क्या होगा, अब यहाँ पर वो एक रिपोर्ट तैयार कर लेगा ऑफिसर। उस रिपोर्ट पर दोनों पार्टीज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज की क्या होती है, सिग्नेचर्स होते हैं। साइन हो गए दोनों पार्टीज के। साइन होने के बाद वो उस रिपोर्ट को क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेज देगा। गवर्नमेंट के पास उसने रिपोर्ट भेज दी, बात क्लियर। अच्छा, लेकिन अगर सोचो, ये तो बात है कि सेटलमेंट हो गई, अगर वो सेटलमेंट नहीं हो पाई तो अब भी क्या करेगा, वो जो कॉन्सुलेशन ऑफिसर है वो प्रॉपरली एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। उस रिपोर्ट में वो लिखेगा कि डिस्प्यूट किस बात को लेकर था। मान लीजिए वर्किंग आवर्स को रिलेटेड था, वो लिख देगा इस बात को लेकर डिस्प्यूट था, ये फैक्ट्स थे, ये पॉइंट्स हैं, ये बातें सुलझी एंड यहाँ पे आकर के बात नहीं बन रही है। जो भी था वो सब कुछ उस रिपोर्ट में लिख करके गवर्नमेंट को भेज देगा। समझे? अब ये देखना कि वो जो रिपोर्ट होती है वो कितने ये दिनों के अंदर अंदर भेजनी होती है। अगर कोई भी नॉर्मल केस है तो 45 डेज के विद इन आपको रिपोर्ट भेजनी होती है अपनी। अगर तो सेक्शन 62 का नोटिस दिया गया था, ये वाला सिनेरियो की रिपोर्ट भेजनी है तो 14 डेज के विद इन रिपोर्ट भेजनी होती है। लेकिन एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन है, मतलब ये टाइम लिमिट्स को आप बढ़ा सकते हो अगर कॉन्सुलेशन ऑफिसर प्लस जो पार्टीज थी दोनों ये सब अग्री कर रहे हैं तो ये टाइम लिमिट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सेटलमेंट नहीं हो रही है, मान लीजिए कॉन्सुलेशन ऑफिसर की जो भी सेटलमेंट है वो जची नहीं कुछ, ठीक, तो फिर यहाँ पर दोनों पार्टीज अगर आपस में अग्री कर जाए तो ये लोग ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करवा सकते हैं, मतलब उसको एप्लीकेशन भेज सकते हैं अपनी सेटलमेंट करवाने के लिए। मतलब कॉन्सुलेशन ऑफिसर की नहीं अच्छी लगी इनको बात जो भी है, ये अब एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन 90 दिन के विदिन जब रिपोर्ट मिल गई ना इसकी कॉन्सुलेशन ऑफिसर की, तो फिर उसके 90 डेज के विदिन क्या होते हैं, ये ट्रिब्यूनल को आगे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो आई होप सेक्शन 53 भी क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 54। फ्रेंड्स यहाँ पर अब सेक्शन नंबर 54 क्या कहता है वो समझते हैं। सेक्शन 54 कहता है, वैसे तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के शुरुआत में भी बताई कि जो मामला है ना वो कहते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास कब जाता है। मान लीजिए एक मैटर है, ठीक, ये जो मैटर है ना सैलरी के रिलेटेड है और जो इंडस्ट्री है उसके ये 3 ब्रांचेस हैं और तीनों ही ब्रांचेस के जो एम्प्लॉयज है ना वो हल्ला मचा रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या अलग अलग स्टेट्स के, ये पंजाब है, ये चेन्नई है, ये पुणे है, अलग अलग स्टेट्स की में उस बात को लेकर के हंगामा हो रहा है, क्या वो जो डिस्प्यूट है वो अलग अलग स्टेट्स में मतलब उस पर असर पड़ रहा है? यस। तो क्या ये नेशनल लेवल का मुद्दा बन गया? यस। तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर जो मामला होता है वो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाता है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो डिस्प्यूट है इसका जो भी असर है, जो भी इफेक्ट पड़ रहा है वो नेशनल लेवल पर पड़ रहा है, या फिर उसका जो इफेक्ट है वो उस इंडस्ट्री की अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस होने की वजह से अलग अलग स्टेट्स में इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो नेशनल मुद्दा बन रहा है, तो ऐसे केस में नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास क्या है वो मैटर चला जाता है। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट सब सेक्शन ये बोलता है फिर क्या होगा, वो जो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होती है ना, कहते वो अपनी प्रोसीडिंग्स को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती है एंड जो उसको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया होता है अपना अवार्ड देने के लिए, मतलब कि ऑर्डर अपना फाइनल डिसीजन देने के लिए, उसकी कोशिश होती है कि वो उसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में ही वो अपना अवार्ड दे दे। और किसको भेजेगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। लेकिन मान लीजिए अगर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को कुछ और एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है तो क्या उसे वो टाइम मिल सकता है? यस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि बात तो जायज है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को एक्सटेंडेड टाइम की जरूरत है, तो वो टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। आई होप ये सेक्शन भी क्लियर। नाउ
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 55। फ्रेंड्स ये सेक्शन ध्यान से सुनना। वैसे ना ये सेक्शन सेम हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में समझा है, लेकिन बाय चांस अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो अब यहाँ पर अच्छे से सुन लेना। फ्रेंड्स सेक्शन 55 हमें बोलता है यहाँ पर कि जो भी ये अथॉरिटीज है, ट्रिब्यूनल है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, ये लोग अपना अवार्ड देते हैं ना, जो वो अवार्ड कहते रिटर्न में होना चाहिए। मान लीजिए ट्रिब्यूनल का यहाँ पे अवार्ड आता है कि कि जो मतलब एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी 50% बढ़ाई जाए, तो ये जो उसने अवार्ड दिया ना ये रिटर्न में होगा, बोलेंगे नहीं बस रिटर्न, ठीक है। तो मतलब कि इनका जो अवार्ड होता है वो रिटर्न होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, उस ट्रिब्यूनल में अगर तो जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स दोनों के दोनों मौजूद थे, तो फिर वो जो इन्होंने रिटर्न रिपोर्ट बना ली है ना, अपना रिटर्न अवार्ड जो बनाया है, उसके ऊपर दोनों मेंबर्स के सिग्नेचर होंगे। अगर मान लीजिए इस ट्रिब्यूनल में ओनली एक ही मेंबर है, तो जो मेंबर था फिर उसी के सिग्नेचर होंगे। तो पहली बात हम क्या समझ गए कि ये जो अपना अवार्ड देंगे वो रिटर्न में देंगे, प्लस उसमें मेंबर्स के सिग्नेचर होने जरूरी है। अगर ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर्स है तो दोनों के साइन, अगर एक मेंबर है तो एक के साइन। इतना क्लियर। नेक्स्ट सब सेक्शन बोलता है अब जो भी इनका अवार्ड आया है ये बताएंगे भी दोनों पार्टीज को कि क्या ही अवार्ड निकल के आया है, ठीक, उनको बताने का भी है। थर्ड पॉइंट, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू होते हैं, ध्यान से सुनना। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, यूजुअली कहते हैं जो अवार्ड निकल के आया है, हमारी एग्जाम्पल में हमने बात करी है कि सैलरी 15% बढ़ा दी जाए। ये जो अवार्ड निकल के आया है, जिस दिन ये अवार्ड निकल के आया है, मान लो 1 जनवरी को आया है, तो 30 जनवरी के बाद 30 दिन बाद ये जो अवार्ड है ये एनफोर्स हो गए, मेरा मतलब है ये एनफोर्सेबल हो जाएगा, मतलब कि ये लागू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो अवार्ड निकल के आया है, गवर्नमेंट को लगता है कि इससे हमारे देश की इकोनॉमी पे कोई बुरा असर पड़ सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई बुरा असर पड़ सकता है, या फिर वो उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लॉर्ज मतलब ह्यूज लेवल पे लॉस हो सकता है, तो ऐसे केस में फिर गवर्नमेंट कह सकती है रुक जाइए, ये जो आपने अवार्ड दिया है ये 30 दिन बाद लागू नहीं होगा, रुक जाइए। फिर गवर्नमेंट वहां पे उसको लागू करने से रोक सकती है। मतलब यूजुअली तो 30 दिन बाद लागू होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगे कि ये खतरा है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खतरा है या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही बहुत लॉस होने वाली बात है इससे, तो वो रोक देगी। फिर अब क्या होगा आगे सुनो। अब गवर्नमेंट के पास आगे है 90 डेज, 90 दिन। जब गवर्नमेंट ने रोक दिया ना, रोक लगा दी ना कि नहीं लागू होगा, फिर क्या है उसके पास अब 90 डेज है। जब मतलब अवार्ड बन गया ना, उससे लेकर के 90 डेज है गवर्नमेंट के पास। 90 दिन के अंदर अंदर अब गवर्नमेंट, हमारे एग्जाम्पल में तो सैलरी वाला ही है ना, या तो इस सैलरी वाले अवार्ड को वो रिजेक्ट ही कर देगी, नहीं ही बिल्कुल लागू होगा, या वो इसको मॉडिफाई कर देगी कि 15% हाइक से ये इंडस्ट्री लॉस में जा रही है, 15% के बजाय वो मॉडिफाई कर सकती है 10%, वो कह सकती है कि इसको 10% करो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी अपने 90 दिनों में ये जो डिसीजन दिया है, अगर तो फ्रेंड्स वो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने इस बात को पेश करेगी कि 15% वाले अवार्ड को हमने 10% सैलरी वाला कर दिया है, जो उसने ये मॉडिफाई करा है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करेगी। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो पार्लियामेंट के सामने पेश करेगी। इतना क्लियर। अब चाहे स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट, दोनों में से जिसके सामने भी वो पेश किया गया था और उन्होंने भी मान लो कह दिया कि ठीक है 10% लागू कर दिया जाए, तो अब वो 10% वाला फिर कब से लागू होगा फ्रेंड्स? जिस दिन पार्लियामेंट में पेश हुआ ना उसके 15 दिन बाद। अगर वो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के पास चला जाता है डिसीजन गवर्नमेंट का अब, तो 15 दिन बाद 15 डेज बाद फिर ये वाला जो अब बन गया ना मॉडिफाई होकर के अवार्ड, ये लागू होगा। लेकिन फ्रेंड्स अब एक और पॉइंट ध्यान से सुनना। ये तो बात थी कि जब गवर्नमेंट को 90 डेज दिए गए
तो गवर्नमेंट ने या तो उस अवार्ड को रिजेक्ट करा या मॉडिफाई करा। लेकिन सोचिए, अगर गवर्नमेंट उन 90 डेज के विद इन कुछ एक्शन लेती ही नहीं, ना वो रिजेक्ट करती ना वो मॉडिफाई करती, तब फिर 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली जो ट्राइब्यूनल ने 15% वाला बनाया था ना अवार्ड, वो ऑटोमेटिकली लागू हो जाना था। ये भी पॉइंट क्लियर। अब एक और कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। अगर मान लीजिए ये बन गया कि 10% सैलरी वाला, ठीक, अब ये बन गया है, साथ में इसमें मेंशन किया होता कि 25 जनवरी से ये रूल लागू होगा, तो वो 25 से ही होना था। फिर 15 दिन वो कभी भी कंप्लीट हो रहे हैं, मैटर ही नहीं करता कि 25 डेज से पहले हो रहे हैं 25 जनवरी से के बाद में, मैटर नहीं करता। अगर फ्रेंड्स जो भी अवार्ड बना है उसमें एक पर्टिकुलर डेट मेंशन है तो वो उसी डेट से ही लागू होगा। अगर डेट मेंशन नहीं है तभी ये 30 डेज या 90 डेज या 15 डेज देखे जाते हैं। समझे? सो आई होप आपको सेक्शन 55 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 56। फ्रेंड्स मान लीजिए पिंकू एम्प्लॉय है, टोमो एम्प्लॉयर है, एंड टोमो ने अगेन अब फिर से क्या करा, पिंकू को जॉब से निकाल दिया है। पिंकू को जॉब से जब निकाल दिया गया है तो कहते पिंकू गया ट्रिब्यूनल के पास कि मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने जॉब से निकाल दिया है। मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने टोमो को मतलब एम्प्लॉयर को बोला ऐसे कैसे तुमने पिंकू को जॉब से निकाल दिया, चलिए इसको जॉब पे वापस रखो। मतलब कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है पिंकू को एम्प्लॉय को काम पे दोबारा रखने का, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसको ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब आपको क्या लगता है, वो जो एम्प्लॉयर है क्या वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा करके अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल के इस डिसीजन के अगेंस्ट? यस। अब हम ऐसे इमेजिन करेंगे, मान करके चल लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं एंड आप लोग कौन हो, आप पिंकू हो, ठीक है। चलो मैंने अब क्या करा, मेरे को ना ट्रिब्यूनल का डिसीजन अच्छा नहीं लगा है तो मैंने क्या करा, हाई कोर्ट या फिर अच्छा चलो सुनो ऐसे करते हैं, मैं एम्प्लॉयर हूँ, पिंकू पिंकू है और आप लोग हो हाई कोर्ट, ठीक है। चलो अब मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ ना, मैं आपके पास मैंने अपील कर दी है कि मैंने कहा कि ट्रिब्यूनल ने ना मतलब मुझे ऑर्डर दे दिया है कि पिंकू को दोबारा काम पे रखो, लेकिन मुझे उसका ऑर्डर अच्छा नहीं लगा तो मैं आपके पास आ रही हूँ हाई कोर्ट के पास, और मैंने आपके पास अपील कर दी है। लेकिन वो अपील ना आप लोगों के पास मतलब हाई कोर्ट के पास ना अभी पेंडिंग है यार। अब ना मुझे मतलब क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, पिंकू को, जब तक कि ये केस आप लोगों के पास मतलब हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। अब मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं पता क्या करूंगी, मैं पिंकू को उसकी जो लास्ट ड्रॉन वेजेस है प्लस मेंटेनेंस अलाउंस मुझे देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा, ये जब तक वो आप लोग हाई कोर्ट हो भाई आपके पास केस पेंडिंग है तब तक मुझे ये लास्ट ड्रॉन वेजेस एंड मेंटेनेंस अलाउंस पिंकू को अब देने पड़ेंगे। लेकिन अब पिंकू क्या करेगा मुझे बताओ जल्दी से। अब पिंकू आया आप लोगों के पास, पिंकू ने हाई कोर्ट को एफिडेविट दे दिया, मतलब कि रिटन स्टेटमेंट है कि मैं कहीं और काम नहीं कर रहा हूं, मुझे कहीं और से पैसा नहीं मैं कमा रहा हूं, ये बात सच्ची है एकदम से। पिंकू ने वो एफिडेविट आप लोगों को दे दिया है, तो अब तो मुझे मतलब लास्ट ड्रॉन वेजेस पिंकू को देनी ही पड़ेंगी, राइट। अच्छा लेकिन मान लो अगर मैं आपको प्रूव कर दूं कि पिंकू आपसे झूठ बोल रहा है, वो तो एक एबीसी इंडस्ट्री में जाके काम कर रहा है, वो कहता मुझे मेरी इंडस्ट्री ना फ्रेंड्स XYZ है, मैंने तो पिंकू को निकाल दिया है, तो पिंकू एबीसी में चला गया, कहता जब तक आप लोगों के पास हाई कोर्ट के पास केस पेंडिंग है ना, पिंकू कहता मैं एबीसी वाली में चला, वो वहां से पैसे कमा रहा है। अब मुझे बताओ क्या अब मुझको पिंकू को वो लास्ट ऑन वेजेस देने की जरूरत है? नो। वाई? क्योंकि पिंकू कहीं और से पैसा कमा रहा है तब तक के लिए जब तक कि केस आपके पास पेंडिंग है। क्लियर ये सेक्शन? गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।